जब आप एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो जितना बल प्लस क्यू पे लगता है उतना बल माइनस क्यू पे भी लगता है, और दोनों बल क्या है, परिमाण में बराबर और विपरीत हैं। ओके, दो चीजें आपने गौर फरमाई हैं कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव को आप किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हो, एक समान विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है अभी, तो वहां पे एक बल आघूर्ण लगेगा और ये इसको घुमा के क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर ले आएगा। इसमें यही लिखा हुआ है, तो इसको मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, ये आपको बता रहा हूं मैं कि जब भी आप एक वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी कोण पे रखोगे तो बार बार क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा समांतर, क्योंकि उस पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगता है। ओके, इसमें यही लिखा हुआ है। आगे देखिए आप कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो जितना बल प्लस क्यू पे लगेगा उतना बल माइनस क्यू पे भी लगेगा, और दोनों बल क्या है, बराबर और विपरीत है। यानी कि जो कुल बल होगा, कुल बल कितना होगा, शून्य होगा। आपके वैद्युत द्विध्रुव पर जो कुल बल लगेगा, जो परिणामी बल लगेगा, वो शून्य होगा। कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उस पर परिणामी बल शून्य होता है, बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि बल आघूर्ण का तो अनुभव करेगा ही ना, लेकिन जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। लेकिन अगर आप जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आवेशों पर लगने वाले बल भिन्न भिन्न होते हैं, अतः नेट बल शून्य नहीं होगा। वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल आघूर्ण भी कार्य करता है और विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करता है। तो कहना मैं ये चाहता हूं, शॉर्ट एंड स्वीट में अगर बोलना मैं ये चाहूं कि अगर आप एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को तो उस पर केवल बल आघूर्ण लगेगा, यानी वहां पर केवल आपको घूर्णन गति देखने को मिलेगी। केवल क्या करेगा, आपका वैद्युत द्विध्रुव ऐसे घूर्णन गति करने लगेगा, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे घूमेगा नहीं, घूम के समांतर आ जाएगा, घूम के समांतर आ जाएगा। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को तो उस पर केवल बल आघूर्ण लगेगा, नेट बल शून्य होगा, परिणामी बल शून्य होगा। लेकिन अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल आघूर्ण भी लगेगा, यानी कि वो ऐसा रोटेट भी होगा, और उस पर परिणामी बल भी लगेगा, यानी हो सकता है थोड़ा सा विस्थापित भी हो। बल क्या करता है, विस्थापित करता है, यही है ना। बल आघूर्ण घुमाता है और बल विस्थापित करता है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर, आपको पता है ना, दोनों में अंतर है। तो ये शॉर्ट में मैं क्या बोलना, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर केवल बल आघूर्ण कार्य करेगा। हो सकता है ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लें, बहुत ही लॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है ये कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उस पर केवल बल आघूर्ण कार्य करेगा, और असमान विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उस पर बल आघूर्ण के साथ साथ नेट बल भी कार्य करता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में केवल बल आघूर्ण काम करेगा, नेट बल शून्य होगा। असमान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण के साथ साथ नेट बल भी कार्य करता है। और अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे। हो सकता है आपको अगले पार्ट में मिले, अगर 2 पार्ट करने की जरूरत पड़ी तो, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो अब हम लोग निकालेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या कहना चाहते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो आप भी। कहना हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा एक समान विद्युत क्षेत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसकी तीव्रता मान लीजिए E है, ओके, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर किसी कोण पे ऐसे रख दिया जाए, किसी कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को कुछ इस प्रकार रख दिया जाए, थीटा कोण पर रख दिया गया है, तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है, एक बल इधर लगता है, एक बल इधर लगता है, ये QE है, ये भी QE है, बराबर है, विपरीत है, क्रिया रेखा अलग अलग है, बल आघूर्ण लगता है। आपके वैद्युत द्विध्रुव पे बल आघूर्ण लगता है जो इसको घुमा के क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के समांतर ले आता है, विद्युत क्षेत्र के समांतर ले आता है।
उस वैद्युत द्विध्रुव पे जो बल आघूर्ण लगता है उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर ले आता है। यानी कि बल आघूर्ण जो है उसको हमेशा क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर ले आएगा। तो अब अगर आपको इस द्विध्रुव को घुमाना है, यानी इसको आपको ऐसे ले जाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा बच्चा, ये याद रखना है। अगर आप इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं, जरा देखिए जरा, अगर आप इसको घुमाएंगे तो इस बल आघूर्ण के विपरीत आपको बल लगाना पड़ेगा, और बल लगाएंगे तो काम करेंगे आप। इसी को बोल रहे हैं घुमाने में किया गया कार्य। जब भी आप वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो समांतर हो जाएगा। आप ऐसे रख रहे हैं वैसे हो जा रहा है, आप ऐसे रखेंगे वैसे हो जाएगा, आप ऐसे रखेंगे वैसे हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने में जो काम करना पड़ेगा हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए निकाल लेते हैं काम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस पर एक टॉर्क लगेगा ना। वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला टॉर्क कितना है, पी ई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, अब हम लोग मान लेते हैं कि हम वैद्युत द्विध्रुव को बहुत ही अल्प कोण से घुमा रहे हैं। ओके, देखिएगा मैं लिख रहा हूं, द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो अगर आप बहुत ही अल्प कोण से घुमाएंगे तो काम भी अल्प होगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अब बोलेंगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो बच्चा, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो जब हम लोग घूर्णी गति की बात करते हैं, यहां पे घूर्णी गति हो रही है, यहां पे विस्थापन ऐसा लीनियर विस्थापन नहीं है, रैखिक विस्थापन नहीं है, यहां पे कोणीय विस्थापन है। तो जब आप कोणीय विस्थापन की बात करेंगे, जब आप घूर्णी गति की बात करेंगे, तो बल की जगह क्या लिखा जाता है, बल आघूर्ण लिखा जाता है। विस्थापन की जगह क्या लिखा जाएगा, कोणीय विस्थापन लिखा जाएगा। तो जब आप घूर्णी गति की बात करते हो बच्चा, तो आपको क्या करना होता है, बल के जगह पे बल आघूर्ण लिखना होता है, विस्थापन के जगह पे कोणीय विस्थापन लिखना होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ डॉट डी थीटा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये अल्प कार्य है, ये वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य है। अब आगे चलता हूं मैं, θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। θ1 जो कि प्रारंभिक स्थिति है, θ2 जो कि अंतिम स्थिति है, θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। चलो समझाते हैं इसका मतलब क्या है। ये मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र है और अभी आपका वैद्युत द्विध्रुव कुछ ऐसा रखा हुआ है, यहां से θ1 कोण पे है और आप इसको घुमा के कहां तक ले जाए, θ2 कोण तक ले गए। तो ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया काम कितना होगा, θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कैसे निकालेंगे। कुल कार्य के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चा, समाकलन करना पड़ेगा बच्चा, θ1 θ2। तो कहां से कहां ले जा रहे हैं आप θ1 से θ2 ले जा रहे हैं, θ1 से θ2 ले जा रहे हैं। ओके, चलो करो समाकलन। देखो जिस भी बच्चा को अवकलन में, समाकलन में या मैथ्स के आधारभूत समस्या है, तो उसके लिए मैंने क्लास 11 की सीरीज में मैथमेटिकल टूल्स करके 2 लेक्चर्स बनाए हैं।
जिसमें बहुत ही बेसिक मैथ्स की बात की है और वहां पे आपको अवकलन और समाकलन भी समझाया है, और केवल उतना ही समझाया है जितना कि आपके काम का है, जितना आपको 11th और 12th के फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। तो जिस भी बच्चा को अवकलन में, समाकलन में या बेसिक मैथ्स में थोड़ा डाउट है, वो जाके उस वीडियो लेक्चर को देख लेना। क्लास 11th की वीडियो सीरीज में मिलेगा वो, और लेक्चर नंबर 0.00 एंड 0.01, क्योंकि 1 से पहले का है ना वो, तो आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि अवकलन क्या है, समाकलन क्या है, बेसिक फॉर्मूले वहां पे आपको बताए हैं। तो चलिए, ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन का समाकलन कितना होगा? साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस। ये सभी चीजें मैंने वहां पे समझाई हैं। साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, और अब ये निश्चित समाकलन है, कहां से कहां जाओगे आप? θ1 से θ2 जाओगे तो W मिल जाएगा आपको। W इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। अब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। PE माइनस कॉस θ2 माइनस 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 प्लस कॉस θ1। ओके, अब ये प्लस कहां से हो गया सर? प्लस ऐसे हो गया बच्चा कि ये माइनस तो है यहाँ पे, माइनस कॉस θ2, पहले आप इसके जगह पे θ2 रखोगे, फिर आप माइनस कॉस θ1 रखोगे, और फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक माइनस तो फॉर्मूले का है और एक माइनस इसका माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आपको W मिल जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये है किया गया कुल कार्य, कहां से कहां तक ले जाने में। अगर ये विद्युत क्षेत्र है, ये हो गया θ1, और यहां से आप इधर ले गए θ2, तो θ1 से θ2 तक ले जाने में किया गया काम कितना हो गया? इतना। W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। लेकिन सर हमने तो कुछ और ही फॉर्मूला पढ़ा है, हमने तो कुछ और ही फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चा? आपने PE cos θ पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला भी सही है, लेकिन कैसे है? उसके पीछे एक स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ये रहा आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स को वैसे ही कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट नहीं कहा जाता, समझना बहुत है, आप रट नहीं सकते। और अब मान लो हमने बोला था θ1 ही तो प्रारंभिक स्थिति, θ2 अंतिम है। अगर θ1 कैसा हो कैसा हो जाए, अगर आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर ही हो जाए, ये माइनस की हो गया, ये प्लस की हो गया, तो यहां पे θ1 कितना हो गया बच्चा? θ1 0 हो गया ना। अगर आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर ही है, तब θ1 0 हो गया। अब अगर आप यहां से इसको घुमाकर कहां तक ले जाना चाहते हैं? यहां से इसको घुमाकर यहां लाना चाहते हैं। कहां लाना चाहते हैं? यहां। इस कोण को मैं नाम देता हूं थीटा, यानी θ2 इज इक्वल टू थीटा। अगर आप विद्युत द्विध्रुव को, जब विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी θ1 0 है, वहां से घुमाना चाहते हैं, कितना कोण? थीटा कोण घुमाना चाहते हैं, तब कितना काम करना पड़ेगा? तो कंडीशन वही है कि आप कहां से कहां जाओगे? 0 से θ जाओगे, PE sin θ हो जाएगा। आप डायरेक्ट पीछे वैल्यू भी रख सकते थे। तो W इज इक्वल टू P बाहर, E बाहर, साइन का माइनस कॉस थीटा। ओके, W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ओके, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया? PE 1 माइनस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस, सॉरी, W इज इक्वल टू आ गया PE 1 माइनस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू आ गया PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये है, ये आप कार्य का फॉर्मूला याद करते हैं। लेकिन याद रखिए कि इस फॉर्मूले के पीछे एक स्पेशल केस है।
जब आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी θ1 जो है 0 है, आपका जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। और समांतर भी कैसा है कि आपका जो वेक्टर P है वो वेक्टर E के समांतर है, यानी वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण 0 है, तो θ1 0 हो गया। और अब उसको आप वहां से घुमा के वहां से घुमा के कहां तक ले जा रहे हैं, वहां से आप उसको थीटा कोण घुमा रहे हैं, यानी θ2 आप कहां तक ले जाओगे, थीटा तक ले जाओगे, तब आपको मिलेगा ये जनरल फॉर्मूला है W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। आप किसी भी एक एंगल से किसी भी दूसरे एंगल तक ले जा रहे हो, ठीक है, किसी भी एक एंगल से किसी भी एक एंगल तक ले जा रहे हो तो ये काम होगा। लेकिन बोलते हैं कि θ1 0 से θ2 थीटा तक ले जाओ, तब आप यहां पे रखेंगे तो आपको मिल जाएगा PE 1 माइनस cos θ। ओके, W = PE 1 माइनस cos θ। मैंने शायद PE cos θ बोल दिया था, हो गया, गलती हो गई होगी। W = PE 1 माइनस cos θ। W = PE 1 माइनस cos θ। ये है, ये वाला काम स्पेशल काम है। जब आप उसको यहां से कहीं ले जाओगे, यहां से कहीं ले जाओगे तो इतना काम करना पड़ेगा। और आप अगर यहां से कहीं ले जाओगे ऐसा, तो θ1 θ2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, तो आपने काम निकाल लिया, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W = PE 1 माइनस cos θ होगा। W = PE 1 माइनस cos θ। और अब हम लोग बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए तीनों एक साथ तो नहीं आएगा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बलागुण, जो आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव है, उस पर लगने वाले बलागुण की बात करिए 5 नंबर में। या फिर हो सकता है बोलेगा घुमाने में किया गया कार्य निकालिए, तो 3 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा। अगर बोलता है स्थितिज ऊर्जा निकालिए अकेले, तो बोलेगा ये भी 2 या 3 नंबर में ही आएगा। अगर अकेले स्थितिज ऊर्जा आता है तो 2 नंबर, अकेले कार्य आता है तो 2 या 3 नंबर में ही आएगा। लेकिन बलागुण अकेले आएगा तो 5 नंबर में आ सकता है। आपने देखा है कितना अच्छा क्वेश्चन है वो। और अब चलिए बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पहले स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, याद है, क्लास 11 में पढ़ा है, बिना एग्जाम दिए आए हो तो कहाँ याद होगा, मजाक कर रहा हूं। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। आपने क्लास 11 में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ा होगा, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई के कारण होती है। अगर एक वस्तु है जो पृथ्वी के तल पर है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 0 है। जैसे जैसे आप उसको पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाएंगे तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ रही है, उसके अंदर आ रही है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा भी यही है कि किसी भी वस्तु में उसकी ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आपने स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ी होगी। स्प्रिंग के अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है, अगर आप स्प्रिंग को खींच के रखते हैं, अगर आप गुलेल को खींच के रखते हैं तो उसमें भी तो ऊर्जा है। जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और अब देखिए, अगर आप बात करेंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा आता कहां से है, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आप जो काम करते हैं, जैसे कि आपने वस्तु को ऊपर उठाने के लिए काम किया, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने के लिए आपने काम किया, तो आपने जो काम किया है वही कार्य उस वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। आपने स्प्रिंग को खींचने में काम किया,
स्प्रिंग को आपने खींचा, आपने काम किया, तो आपके द्वारा किया गया कार्य उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही तो है। तो आप जो काम करते हैं वही काम उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और वही चीज यहां भी होने वाला है। पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं। किसी वैद्युत द्विध्रुव में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब ये कैसे होगा, कहां से आएगा? तो अभी आपने देखा है पीछे कि अगर ये एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, इस कोण पे रखोगे आप, तो ये क्या होगा, इस पे एक बल आघूर्ण लगेगा जो इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर ले आएगा। इसलिए तो हमने कहा था कि ये सारी चीजें आपस में संबंधित हैं, इसीलिए ये लेक्चर इतना लंबा जा रहा है। अलग अलग पढ़ाने पे चीजें समझ में नहीं आती हैं। हाँ, ये संभव है कि इस लेक्चर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और आपको आधा टुकड़ा अलग अलग लेक्चर में दिया जाए, लेकिन दोनों को एक साथ समझना है आपको। तो जब भी आप एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं किसी कोण पर, तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है जो उसको घुमाकर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के समांतर ले आता है। और अब अगर आप उस बल आघूर्ण के विपरीत बल लगाकर उसे घुमाते हैं तो आपको काम करना पड़ता है। अगर आपने विद्युत द्विध्रुव को ऐसा रखा है तो बल आघूर्ण इसको ऐसा लाएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाएगा, और आप अगर उस बल आघूर्ण के विपरीत बल लगाकर उसको घुमाएंगे तो आप काम करेंगे। ये ऐसा है, ये इधर आना चाह रहा है लेकिन मैं बल लगा के इसको घुमा रहा हूं विपरीत दिशा में, उस बल आघूर्ण के विपरीत बल लगा के घुमा रहा हूं, तो मैंने बल लगाया है, ये ऐसे जाएगा, मैं काम करूंगा, और मैं जो काम करूंगा वही काम उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। यही तो है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जो ऊर्जा संचित हो जाती है। आप जो काम करते हैं किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, किसी वस्तु के अभिविन्यास में परिवर्तन करने के लिए, तो आपके द्वारा किया गया कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां पे भी वही है, आपको कितना काम करना पड़ता है, आपने कार्य निकाल लिया है W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। आपको इतना काम करना पड़ेगा। अगर आप θ1 से θ2 तक घुमाएंगे, अगर आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर θ1 से θ2 कोण घुमाएंगे तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। और परिभाषा से यही कार्य क्या होगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। आप जो काम करेंगे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, आप जो कार्य करेंगे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वही कार्य उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये क्लियर है। U = PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, आपको ऐसा मिलेगा कहीं किसी बुक में, तो मैं सभी तरह से बता दे रहा हूं कि अगर आप वहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1 हो जाएगा। U = -PE cos θ2 माइनस cos θ1। और अभी भी आप बोलेंगे सर हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, ये ऐसा नहीं होता है, ये PE cos θ होता है, तो वो भी मिलेगा बच्चा।
अब ओ कैसे मिलेगा, इसको समझने के लिए आपको एक चीज मैं समझा रहा हूं, उस पर जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान पूरा लगाना। u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये तब के लिए है जब आप उसको थीटा 1 से थीटा 2 घुमाओगे, एक स्थिति से इस स्थिति से इस स्थिति तक लेके जाओगे तो इतना स्थिति उलझा उसके अंदर होगा। लेकिन हम लोग अब यहां पे बात करते हैं एक स्टैंडर्ड पोजीशन की, एक मानक स्थिति, एक मानक स्थिति। जरा समझिएगा मानक स्थिति क्या है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये रहा मेरा एक समान विद्युत क्षेत्र, समझिएगा बच्चा ध्यान से, भूल ना हो जाए कहीं भूल ना हो जाए। ये है विद्युत क्षेत्र, भूल करना ही नहीं है आपको, ये विद्युत क्षेत्र है। ओके, और अब देखिए मानक स्थिति क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है। ये मेरा विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। जरा समझिएगा, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। मैं इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत इस स्थिति में लेकर आया हूं। यानी कहां लाया हूं, कौन से स्थिति में लाया हूं, कौन सी स्थिति में लाया हूं बच्चा, क्या ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में लाया हूं। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यानी मैं विद्युत क्षेत्र के क्या लाया हूं, लंबवत उसको लेके आया हूं। जरा ध्यान समझिएगा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक मानक स्थिति की, एक स्टैंडर्ड पोजीशन की। जब हम लोग विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत लेकर आते हैं, विद्युत द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत लेकर आ रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति तक। विद्युत द्विध्रुव अनंत पर कहीं भी है, उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र के लंबवत लेकर आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हम लेकर आए हैं उसकी वर्तमान स्थिति तक। तब माइनस क्यू आवेश इधर, प्लस क्यू कहीं भी हो सकता है, ये प्लस क्यू ऊपर हो सकता है, माइनस क्यू नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस क्यू आवेश को लाने में हमने जितना कार्य किया है, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू आवेश को लाने पर हमने जितना काम किया है, माइनस क्यू आवेश को हम नहीं लेकर आए। माइनस क्यू आवेश को लाने में विद्युत क्षेत्र ने काम किया है, उतना ही काम करेगा। तो प्लस क्यू आवेश को लाने पर, प्लस क्यू आवेश को लाने पर हमने जितना काम किया है, माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र ने उतना ही काम किया है। तो यहां पे हमने काम किया है, प्लस क्यू आवेश को लाने पर हमने काम किया है, माइनस क्यू आवेश को लाने पर विद्युत क्षेत्र ने काम किया है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य शून्य होगा, कुल कार्य विल बी 0। देखो प्लस क्यू आवेश, एक्चुअली में आप अभी भी नहीं समझे होगे कि यार ये माइनस क्यू आवेश को लाने पर विद्युत क्षेत्र ने काम क्यों किया है, प्लस क्यू आवेश को लाने पर हमने काम क्यों किया है। ये विद्युत क्षेत्र है तो प्लस क्यू, इसका सोर्स इधर कहीं होगा और इसकी दिशा कुछ ऐसी है, जरा समझिएगा, प्लस कैपिटल क्यू ले लो। विद्युत क्षेत्र प्लस से निकलता है ना, प्लस से निकल रहा है, तो अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्लस क्यू आवेश को ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि आपको इस प्लस क्यू को लाने में उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जाके काम करना पड़ेगा, तब वो आएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से निकलता है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से निकल के इधर जा रहा है अनंत की तरफ। और जब आप प्लस क्यू आवेश को लेकर आएंगे तो आपको उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाकर, उस विद्युत क्षेत्र से लड़कर, उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जाके काम करना पड़ेगा, तब आप प्लस क्यू को लेकर आएंगे। लेकिन ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू क्या होगा, प्लस क्यू की ओर आकर्षित होगा, तो विद्युत क्षेत्र उसको खींच रहा है। आपको जबरदस्ती नहीं लाना है, ये माइनस क्यू को विद्युत क्षेत्र खींच रहा है, इस माइनस क्यू को विद्युत क्षेत्र लेकर आ रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं बच्चा कि जब आप एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति पर लेकर आओगे, तो प्लस क्यू आवेश को लाने पर आपने जितना काम किया है, माइनस क्यू पर उतना ही काम विद्युत क्षेत्र ने किया है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव को उस स्थिति पर या उस स्थिति तक लाने पर कुल कार्य क्या है, कुल कार्य शून्य है। और कुल कार्य अगर शून्य है तो इस स्थिति में u क्या होगा, 0 होगा।
आपने कुछ काम ही नहीं किया है, आपने वेट डॉट द्विध्रुव को लाने में कुछ काम ही नहीं किया, कुल कार्य 0 है, नेट कार्य 0 है, यानी स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगा। तो याद रखिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए u 0 होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मानक स्थिति। मानक स्थिति, और गिनती कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? गिनती 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अब हम लोग मान लीजिए इस मानक स्थिति से इसको घुमाना चाहते हैं थीटा कोण, इस मानक स्थिति से थीटा कोण घुमाना चाहते हैं, तो यहां पे थीटा 1 कितना है बच्चा? थीटा 1 पाई बाई 2 है, थीटा 2 इक्वल टू थीटा ले जाएंगे, तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 0 होता है, तो u इक्वल टू आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं, माइनस PE कॉस थीटा, ये है वेट डॉट द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, u इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। लेकिन याद रखिए यहां पे ये जो थीटा है वो इस लंब, जब वेट डॉट द्विध्रुव लंब है तो वहां से थीटा कोण घुमाने में है, यहां से थीटा कोण घुमाने में नहीं है, ये याद रखना है आपको। इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि यहां से थीटा कोण नहीं घुमा रहे हो आप उसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत से थीटा कोण ले रहे हो, क्योंकि जब आपका वेट डॉट द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है उसे ही हम लोग कहते हैं मानक स्थिति। क्यों कहेंगे मानक स्थिति? क्योंकि इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा शून्य है, u इक्वल टू 0। और क्यों है 0? क्योंकि जब आप माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश पूरे वेट डॉट द्विध्रुव को लेकर आते हैं, तो प्लस क्यू पे आप जितना काम करते हैं माइनस क्यू पे उतना काम विद्युत क्षेत्र करता है, यानी पूरे के पूरे वेट डॉट द्विध्रुव को लाने पर नेट कार्य 0 है। अगर नेट कार्य 0 है तो स्थितिज ऊर्जा भी 0 होगा। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, जब आपका वेट डॉट द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, और गिनती हम लोग शून्य से स्टार्ट करेंगे। जब इस मानक स्थिति से आप घुमाएंगे थीटा कोण, जब आप इस मानक स्थिति से आप थीटा कोण घुमाएंगे, तब आपको जितना काम करना पड़ेगा वो आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, u इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। मानक स्थिति आपकी प्रारंभिक स्थिति है, आप उसको थीटा कोण घुमा रहे हैं, थीटा 2 थीटा तक ले गए, तो u इक्वल टू आ गया, ये आप रख दीजिए वैल्यू, थीटा 2 थीटा 1, u इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, u इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, u इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ओके, तो ये है स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब विशेष स्थिति लगा लेते हैं, स्पेशल केस लगा लेते हैं, स्पेशल केस फटाक से लगा लेते हैं। नंबर 1, अगर थीटा 0 हो जाए, चलिए बताइए यार, थीटा 0 होने का मतलब क्या है? थीटा 0 होने का मतलब है बच्चा कि क्या, बताइए, थीटा 0 होने का मतलब क्या होगा? अगर थीटा 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, u इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस PE आ जाएगा। ओके, नंबर 2, अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो cos 90 0, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा। आपको बताया भी गया था कि अगर आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होगा। नंबर 3, अगर थीटा 180 हो गया तो cos 180 कितना होगा बच्चा? cos 180 कितना होगा? माइनस 1 होगा, यानी उस स्थिति में u इक्वल टू PE हो जाएगा। 1 2 3। अगर थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो u इक्वल टू माइनस PE है, जो कि न्यूनतम है। इसे हम लोग कहेंगे कौन सी स्थिति? ये स्थायी संतुलन है, ये। अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो ये तो u 0 हो गया, थीटा इक्वल टू 180 है तो u इक्वल टू PE, जो कि अधिकतम हो गया, जो कि अस्थायी संतुलन होगा बच्चा, अस्थायी संतुलन। ओके, थीटा 0 u इक्वल टू माइनस PE, थीटा 90 u इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180 u इक्वल टू PE। न्यूनतम है तो स्थायी संतुलन है, अधिकतम है तो अस्थायी संतुलन है। तो क्या क्या चीजें पढ़ा आपने पढ़ा है सबसे पहले बल आघूर्ण, टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। आपने
पढ़ लिया, घुमाने में किया गया कार्य कितना आ गया, PE 1 माइनस कॉस थीटा। आपने देख लिया U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। यह है बल आघूर्ण, यह है काम और यह है स्थितिज ऊर्जा। PE 1 माइनस कॉस थीटा, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। तो इस लेक्चर में हमने इन तीन चीजों को पढ़ा है। ओके, चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।